नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के3 एसटीडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको उत्तराखंड बीएस नेगी परीक्षावाणी अजय रावत हिंदी लुसेंट को कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम जून जुलाई में पटवारी फॉरेस्ट गार्ड के होने तय हैं, इसलिए अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें, नई मजबूती के साथ करें। दोस्तों, ये समय बार बार नहीं आता है, ये मौके बार बार नहीं आते हैं दोस्तों। अब पता नहीं कब आपको ये एग्ज़ाम देने को मिलेंगे, इसलिए अभी समय है, इसका सदुपयोग करें दोस्तों। इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम कंटेंट हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इसको खा डालो दोस्तों, चबा डालो इसको, एक दो बार, तीन चार बार, जितने बार मर्जी देखो दोस्तों, जब तक क्लियर नहीं होता है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। तू जिंदा है तो ज़िंदगी। दोस्तों, आज हम टिहरी गढ़वाल के बारे में पढ़ेंगे। टिहरी गढ़वाल, टिहरी जनपद का पहले इतिहास पढ़ते हैं हम। टिहरी नगर की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने की थी। टिहरी नगर की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह के द्वारा की थी। टिहरी जनपद की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह के द्वारा की जाती है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी एक जनपद बनता है। टिहरी जनपद का पृथक जनपद बनता है, पृथक जनपद। 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का एक जनपद बन जाता है। 1 अगस्त 1949 को 1 अगस्त 1949 को टिहरी एक जनपद के रूप में बन जाता है, संयुक्त प्रांत। उस समय उत्तर प्रदेश का एक जनपद बन जाता है। ये उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बन जाता है। 50वां जिला उत्तर प्रदेश का 50वां जिला है। भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर पुराना टिहरी बसा हुआ है। भागीरथी इधर से भागीरथी है, ये भिलंगना है, यहाँ पे पुराना टिहरी है। पुराना टिहरी बसा हुआ है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर पुराना टिहरी बसा हुआ है। पुराना टिहरी अक्टूबर 2005 में टिहरी डैम में विलीन हो गया था। 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम में विलीन हो गया था। टिहरी डैम में कब विलीन हुआ था? तो 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम में विलीन हो गया था। वर्तमान टिहरी को बोराड़ी गांव में बसाया गया था। वर्तमान टिहरी को कौन से गांव में बसाया गया था? बोराड़ी गांव में बसाया गया था वर्तमान टिहरी को। टिहरी की राशि कौन सी है? सिंह राशि। सिंह राशि है टिहरी की। टिहरी की कौन सी राशि है? सिंह राशि थी। टिहरी को गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। गणेश प्रयाग टिहरी के लिए नाम बोला जाता है, धनुष तीर्थ भी टिहरी के लिए नाम बोला जाता है। धनुष तीर्थ किसका नाम है? टिहरी का नाम है धनुष तीर्थ। गणेश प्रयाग किसका नाम है? टिहरी का नाम है गणेश प्रयाग। स्वामी राम तीर्थ ने 1906 में गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जल समाधि ली थी। स्वामी राम तीर्थ ने 1906 में स्वामी राम तीर्थ ने 1906 में गणेश प्रयाग बोले तो टिहरी में दीपावली के दिन जल समाधि ली थी। स्वामी राम तीर्थ ने 1906 में गणेश प्रयाग टिहरी में दीपावली के दिन जल समाधि ली थी। इस झील का नाम स्वामी राम तीर्थ रखा गया है। जो टिहरी डैम है इसका नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ डैम रखा हुआ है। और स्थानीय भाषा में इसके स्थानीय भाषा सुमन सागर भी कहते हैं इसको। सुमन सागर स्थानीय भाषा में इसको सुमन सागर कहते हैं। इस झील का नाम क्या है? क्या रखा गया है? स्वामी राम तीर्थ। टिहरी राजशाही के विरुद्ध 23 जनवरी 1949 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। टिहरी राजशाही के विरुद्ध 23 जनवरी 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। ये डेट जरूर रखें याद। 23 जनवरी 1939 में टिहरी राजशाही के विरुद्ध प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे होती है? तो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना होती है 23 जनवरी 1939 को। यह क्वेश्चन प्रवक्ता में पूछा गया था। 23 जनवरी 1939 को टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में होती है।
टिहरी जनपद की भौगोलिक स्थिति, जो टिहरी है इसकी भौगोलिक स्थिति है टिहरी का क्षेत्रफल 3642 वर्ग किलोमीटर है। टिहरी का क्षेत्रफल कितना है? 3642 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है टिहरी का। टिहरी जो है ये 3642 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। टिहरी की जो भौगोलिक स्थिति है, टिहरी का क्षेत्रफल 3642 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है टिहरी। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी नरेंद्र नगर में होता है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नरेंद्र नगर में राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। नरेंद्र नगर में राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। और टिहरी का क्षेत्रफल कितना है? टिहरी का क्षेत्रफल आपका 3642 वर्ग किलोमीटर। टिहरी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3642 वर्ग किलोमीटर टिहरी की कुल क्षेत्रफल है। और वार्षिक वर्षा लगभग 318 सेंटीमीटर होती है टिहरी में। नई टिहरी की समुद्र तल से ऊंचाई 1750 मीटर है। नई टिहरी की समुद्र तल से ऊंचाई 1750 मीटर है। टिहरी जिले का आकार तितली के जैसा है। किसके जैसा है? टिहरी का आकार तितली के जैसा टिहरी का आकार है। तितली के जैसा टिहरी का आकार है। राज्य के 4 आंतरिक जिले में से एक टिहरी जनपद भी है। राज्य के जो 4 आंतरिक जिले हैं ना, एक टिहरी जनपद है। राज्य के जो 4 आंतरिक जिले हैं, एक तो टिहरी है, एक रुद्रप्रयाग है और 2 कुमाऊं के हैं। एक तो बागेश्वर है और एक अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी, यह 4 जनपद आपके आंतरिक जिले हैं। राज्य के 4 आंतरिक जिले हैं। टिहरी जिले की सीमाएँ 4 जिलों से लगती है। टिहरी जिले की जो सीमाएँ हैं वो 4 जिले से लगती है। उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। उत्तरकाशी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग से टिहरी की सीमाएँ लगती हैं। टिहरी की सीमाएँ किसके से लगती हैं? उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग के साथ लगती हैं। टिहरी जनपद में नदी तंत्र। टिहरी नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। भिलंगना नदी, टिहरी में जो भिलंगना नदी बहती है वह खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी खोज किसने की थी? खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बडोनी जी ने खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी। इंद्रमणि बडोनी जी जो उत्तराखंड के गांधी हैं, उन्होंने खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी। खतलिंग ग्लेशियर से ही भिलंगना नदी निकलती है। भागीरथी की सहायक नदी है भिलंगना नदी। भिलंगना की सहायक नदी, अब भिलंगना की सहायक नदी है दूध गंगा, बाल गंगा और धर्म गंगा। बाल गंगा और धर्म गंगा कहाँ पड़ता होगा? बूढ़ा केदार के पास। बूढ़ा केदार में बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम होता है बूढ़ा केदार के पास। भिलंगना नदी गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी में मिलती है। गणेश प्रयाग के पास भिलंगना और भागीरथी नदी का संगम होता है। गणेश प्रयाग के पास भिलंगना और भागीरथी नदी का संगम होता है। भिलंगना और भागीरथी नदी का संगम गणेश प्रयाग में होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। अलकनंदा आपकी बहू है और सास आपका भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी सास है और अलकनंदा नदी बहू का मिलन आपका देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग से गंगा नामकरण होता है। देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी नदी, इधर से भागीरथी नदी आ रही है, ये अलकनंदा नदी आ रही है, इनके संगम के देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग के बाद यहाँ से गंगा नाम से पुकारी जाती है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक की लंबाई कितनी है? देवप्रयाग से हरिद्वार तक लंबाई है आपकी गंगा की 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक की लंबाई गंगा की 96 किलोमीटर है। 96 किलोमीटर है। और पूरे भारत में कितनी गंगा की लंबाई? गंगा मतलब गौमुख से और गंगा सागर तक 25-25, ये आपके पूरे भारत में गंगा की लंबाई है। और राज्य में पूछेंगे तो राज्य में कितनी है? राज्य में गंगा की लंबाई है 96 गंगा। अब भागीरथी पूछेंगे तो भागीरथी 205। भागीरथी की लंबाई कितनी है? 205। अलकनंदा नदी कितनी है? अलकनंदा नदी की लंबाई है आपकी 195 अलकनंदा नदी की लेंथ है। और यमुना नदी की लेंथ कितनी है? यहीं पे यमुना नदी की लेंथ है 136, ढालीपुर से बाहर हो जाती है यहाँ से। और यमुना नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो 1384 किलोमीटर। 1384 किलोमीटर यमुना नदी की भारत में टोटल लेंथ है। टिहरी जनपद का प्रशासन। टिहरी जनपद की जो जनसंख्या है 6,18,000 है। 6,18,000 टिहरी की टोटल जनसंख्या है। टिहरी में 10 की वृद्धि दर का मतलब है 2001 से 2011 के बीच में कितने की वृद्धि हुई है? 2.35। सबसे कम यहीं की रही है टिहरी की 2.35%, 2.35%। सबसे कम 10 की वृद्धि दर टिहरी में ही होता है। टिहरी गढ़वाल का जनघनत्व 170 है। टिहरी गढ़वाल का जनघनत्व कितना है? 170 घन मीटर है। 170 घन मीटर है आपका टिहरी गढ़वाल का जनघनत्व। टिहरी गढ़वाल का लिंगानुपात 1078 है। लिंगानुपात 1078 है। टिहरी गढ़वाल का लिंगानुपात 1078 है। टिहरी जिले में साक्षरता 76% है।
76.36% आपके टिहरी गढ़वाल में साक्षरता है। टिहरी गढ़वाल की महिला साक्षरता 64% है। टिहरी गढ़वाल में महिला साक्षरता दर की महिला साक्षरता 64% है। टिहरी गढ़वाल की महिला साक्षरता 64% है। टिहरी गढ़वाल के पुरुष साक्षरता की दर है 89%। 89% आपके टिहरी में पुरुष की साक्षरता की दर है। पुरुष की 2011 की जनगणना के अनुसार 89% आपके पुरुष साक्षरता दर है टिहरी गढ़वाल में। टिहरी जिले में 88.67% आबादी ग्रामीण है। 88.67% क्या है आपके ग्रामीण है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण आपके बागेश्वर जिले में है 96% आपके बागेश्वर के सबसे ज़्यादा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र टिहरी के। धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र आपके टिहरी में पड़ता है। प्रतापनगर भी टिहरी में पड़ता है। नरेंद्र नगर भी टिहरी में पड़ता है और टिहरी में, देवप्रयाग भी टिहरी में है। ये है मेन पॉइंट घनसाली। ये लिखो आप घनसाली। घनसाली में क्या है, एससी विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है घनसाली। घनसाली अनुसूचित जाति एससी आरक्षित क्षेत्र है। टिहरी गढ़वाल में 12 तहसीलें हैं। गजा, जो गजा तहसील है ना, ये हनुमान जी का गजा तहसील, गजा तहसील आपके टिहरी में पड़ता है। नैनबाग तहसील आपके टिहरी गढ़वाल पड़ता है। कीर्तिनगर तहसील भी टिहरी में पड़ता है। बालगंगा तहसील टिहरी गढ़वाल में है। टिहरी तहसील टिहरी में है। प्रतापनगर तहसील टिहरी में है। नरेंद्र नगर तहसील भी टिहरी गढ़वाल में है। कंडीसौड़ तहसील आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। जाखणीधार तहसील भी आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। धनोल्टी तहसील भी टिहरी में पड़ता है। घनसाली जहाँ पे यस्सी है, यस्सी आरक्षित क्षेत्र यहाँ पे है। घनसाली भी एससी विधानसभा सीट की, यहाँ पे एससी विधानसभा सीट घनसाली में। देवप्रयाग भी आपके टिहरी में पड़ता है। टिहरी में विकासखंड की संख्या है 10। टिहरी में विकासखंड की संख्या 10। चंबा टिहरी का विकासखंड है ब्लॉक। जौनपुर ब्लॉक टिहरी में पड़ता है। धौलदार ब्लॉक टिहरी में पड़ता है। जाखणीधार ब्लॉक टिहरी में पड़ता है और टिहरी ब्लॉक टिहरी में पड़ता है। प्रतापनगर ब्लॉक टिहरी में पड़ता है। नरेंद्र नगर ब्लॉक टिहरी में पड़ता है। कीर्तिनगर ब्लॉक टिहरी में पड़ता है। घनसाली ब्लॉक भी टिहरी में पड़ता है। टिहरी में पड़ता है। 2 बार आ गया। सहस्त्रताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। गढ़वाल का सबसे गहरा ताल कौन सा है? सहस्त्रताल गढ़वाल का सबसे गहरा ताल है। गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? सहस्त्रताल गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल है। सहस्त्रताल के पास महासर ताल है। सहस्त्रताल के पास कौन सा ताल स्थित है? तो महासर ताल सहस्त्रताल के पास स्थित है। महासर ताल की जो आकृति है ना, ये कटोरीनुमा है। कटोरीनुमा, जिसे कटोरे के जैसे महासर ताल जो आकृति है वो कटोरे के जैसे है, जिसे भाई बहन का ताल भी कहते हैं। महासर ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। यमताल आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। यमताल हमेशा बर्फ से ढका रहता है। बासुकी ताल, यह ताल लाल पानी वाला ताल है। यह ताल कमल के लिए फेमस है। बासुकी ताल यह लाल पानी वाला ताल है और यह ताल कमल के लिए फेमस है। कमल पुष्पों के लिए फेमस है। यह जो बासुकी ताल है ना, ये रुद्रप्रयाग और टिहरी की सीमा पे है। ये इधर रुद्रप्रयाग है, इधर टिहरी है, यहाँ पे बासुकी ताल है। तो किसी बुक में रुद्रप्रयाग भी है, किसी बुक में ये टिहरी में है। इसमें जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर करना। जो बासुकी ताल है यह लाल पानी वाला ताल कमल के लिए फेमस है। कमल जो कमल का पुष्प है ना, वो बासुकी ताल में है। जो बासा पानी है ना, वहाँ पे कमल ज़्यादा होता है। बासुकी ताल कमल के लिए फेमस है। मंसूर ताल है, यह खतलिंग हिमनद के पास, जहाँ पर राजहंस देखने को मिलते हैं। मंसूर ताल कहाँ है? मंसूर ताल आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, जो खतलिंग हिमनद के पास है। खतलिंग हिमनद के पास मंसूर ताल है, जहाँ पर राजहंस देखने को मिलते हैं। मंसूर ताल से अगर राजहंस देखने को मिलते हैं तो हंस का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होने के कारण से दूध गंगा निकलती है। दोस्तों, राजहंस देखते हैं मंसूर ताल में और मंसूर ताल से ही दूध गंगा निकलती है। मंसूर ताल से कौन सी नदी निकलती है? दूध गंगा। और राजहंस दिखते हैं आपके मंसूर ताल में, और मंसूर ताल आपके टिहरी गढ़वाल में खतलिंग हिमनद के पास। जो अप्सरा ताल है, अप्सरा ताल टिहरी के बूढ़ा केदार के पास स्थित है। अप्सरा जो स्वर्ग की अप्सरा नहीं है, जिसे आछरी भी कहते हैं। जो अप्सरा ताल है, अप्सरा, वह टिहरी के बूढ़ा केदार के पास स्थित है। टिहरी के बूढ़ा केदार के पास अप्सरा ताल है। अप्सरा ताल टिहरी के बूढ़ा केदार के पास स्थित है। जो अप्सरा ताल है ना, अप्सरा, यह टिहरी के बूढ़ा केदार के पास है। यह बूढ़ा है क्योंकि इसके पास सरकारी नौकरी है, तो इसको अप्सराएं आएंगी, इसलिए टिहरी के बूढ़ा केदार के पास अप्सरा ताल है, जिसे आंचरी ताल भी कहते हैं। द्रौपदी ताल टिहरी गढ़वाल में हिमानी निर्मित झील है। द्रौपदी ताल टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। द्रौपदी ताल यह आपकी हिमानी निर्मित झील है, हिम से है निर्मित झील है यह द्रौपदी ताल। द्रौपदी ताल कैसी झील है? हिमानी निर्मित झील है, मतलब यहाँ पे बर्फ़ है। जराल ताल टिहरी गढ़वाल में, भिलंग ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। जराल ताल टिहरी गढ़वाल में है और भिलंग ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है।
की ऊंचाई 14 किलोमीटर है। केम्प्टी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 14 मीटर है। यह मसूरी के नज़दीक टिहरी जनपद में स्थित है। मसूरी के पास है पर टिहरी जनपद में आता है ये केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल आपके टिहरी जनपद में आता है। केम्प्टी फॉल को पर्यटक बनाने का श्रेय जॉन मैकिनिन को जाता है। जॉन मैकिनिन को केम्प्टी फॉल को पर्यटन बनाने का श्रेय जाता है। जो स्थानीय लोग थे ना उस टाइम पे, तो मैकिनिन को मक्खन जी कहकर वो पुकारते थे। जो स्थानीय लोग थे उस समय, तो मैकिनिन साहब को मक्खन साहब कहकर पुकारते थे। ये मक्खन, पहले के लोग सीधे रहते थे तो मैकिनिन ने बोलकर मक्खन साहब बोलते थे इनके लिए। तो जॉन मैकिनिन ने केम्प्टी फॉल को पर्यटन के रूप में बनाने का श्रेय जाता है। केम्प्टी फॉल को पर्यटन के रूप में बनाने का श्रेय जाता है जॉन मैकिनिन को। यह 14 मीटर ऊंचा केम्प्टी फॉल टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। और केम्प्टी फॉल जलप्रपात भी वहीं पे है आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। टिहरी गढ़वाल की प्रचलित गुफाएं और कुंड। विश्वनाथ गुफा टिहरी के हिंदाव पट्टी में शंकराचार्य की तपस्थली थी। शंकराचार्य जी की तपस्थली कहाँ स्थित है? शंकराचार्य जी की तपस्थली विश्वनाथ गुफा, विश्वनाथ मंदिर आपके उत्तरकाशी में है। विश्वनाथ गुफा आपका टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, जहाँ पे शंकराचार्य जी की तपस्थली थी। शंकराचार्य की तपस्थली विश्वनाथ गुफा के पास टिहरी में है। वशिष्ठ गुफा, विश्वनाथ की जो गुफा है ये आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ती है, जहाँ पे शंकराचार्य ने क्या क्या तपस्या की थी। वशिष्ठ गुफा टिहरी गढ़वाल में बिसुंग पर्वत पर स्थित है। जो वशिष्ठ गुफा है ना, ये टिहरी गढ़वाल में है और बिसुंग पर्वत के ऊपर स्थित है। गर्भ जोन गुफा, कौन सा जोन? गर्भ का जोन गुफा आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है। टिहरी गढ़वाल में गर्भ जोन गुफा स्थित है। गर्भ जोन गुफा टिहरी गढ़वाल में है। शंकर गुफा, शंकर भगवान की जो गुफा है देवप्रयाग में स्थित है। ये एग्जाम में आ रखा है बार। शंकर गुफा देवप्रयाग में स्थित है। देवप्रयाग में, जहाँ पे गंगा, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में शंकर गुफा है, यहीं पे शंकर गुफा है, यहीं पे राम मंदिर है। राम मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। शिवकुंड कहाँ स्थित है? शिवजी भगवान का कुंड देवप्रयाग में है और शंकर भगवान की गुफा भी देवप्रयाग में, और शिवजी भगवान का कुंड शिवकुंड आपका देवप्रयाग में पड़ता है। और नागकुंड टिहरी के लम गाँव में पड़ता है। टिहरी के लम गाँव में पड़ता है नागकुंड। टिहरी जिले में ग्लेशियर और बुग्याल घाटियाँ। टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर जो 3 जिलों के संगम पर स्थित है। जो खतलिंग ग्लेशियर है ना टिहरी में, ये 3 जिलों के संगम पे है। 3 जिलों को टच करते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में, जहाँ प्राकृतिक शिवलिंग मिलता है। टिहरी जो वहाँ पे खतलिंग ग्लेशियर के पास प्राकृतिक शिवलिंग मिलता है। खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बडोनी जी को जाता है। इंद्रमणि बडोनी जी को खतलिंग ग्लेशियर की खोज करने का श्रेय जाता है। और सुरेंद्र सिंह पांगती, कौन सी पंक्ति? पांगती, सुरेंद्र सिंह पांगती और इंद्रमणि बडोनी जी के द्वारा खतलिंग ग्लेशियर की खोज की गई थी। जोराई बुग्याल, जोराई फूलों की घाटी आपके टिहरी में पड़ता है और जोराई बुग्याल भी टिहरी में है। जोराई बुग्याल टिहरी में और जोराई फूलों की घाटी टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। खारसौली बुग्याल, खा और सो टिहरी गढ़वाल वालों। खारसौली बुग्याल टिहरी गढ़वाल में। कोटली, जो कुटला नहीं होता जिससे खोदते हैं, कुटला जिससे आप धान को करते हैं, कोटली बुग्याल आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। कोटली बुग्याल और खारसौली बुग्याल टिहरी गढ़वाल में है। कोटली बुग्याल, कुटला वाला बुग्याल कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पवाली कांठा बुग्याल उत्तरकाशी और टिहरी जनपद पड़ता है, पर आप उस उत्तरकाशी न याद करते हुए टिहरी गढ़वाल याद करें। पवाली कांठा बुग्याल टिहरी जनपद में पड़ता है। पवाली कांठा बुग्याल टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। पवाली कांठा बुग्याल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? शूटिंग टॉप है यहाँ पे पवाली कांठा पास। शूटिंग करते हैं यहाँ पे लोग पवाली कांठा। शूटिंग टॉप कहाँ पे स्थित है? राज्य में शूटिंग टॉप किस बुग्याल में है? तो पवाली कांठा बुग्याल में शूटिंग टॉप स्थित है, टिहरी गढ़वाल में शूटिंग टॉप। याद तो करना पड़ेगा दोस्तों, सब कुछ, एग्ज़ाम भी नज़दीक है। शूटिंग टॉप आपके कहाँ पड़ता है? आपका टिहरी गढ़वाल में शूटिंग टॉप पड़ता है, पवाली कांठा के पास। टिहरी गढ़वाल में पर्यटन स्थल। जो 3 जलधारा है ना, जब आप ऋषिकेश से ऊपर जाएंगे देवप्रयाग के लिए, तो बीच में तीन धारा पर्यटक स्थल देवप्रयाग के पास स्थित है। 3 धारा पर्यटक स्थल। घनसाली, यहाँ पे तो यस आरक्षित क्षेत्र है, तो घनसाली टिहरी गढ़वाल में एक पर्यटक स्थल है, जहाँ से जो बाल गंगा और भिलंगा नदी के तट पर स्थित है। ये बाल गंगा है, ये भिलंगा नदी है, इसका संगम कहाँ होता है? घनसाली। ये याद रखें, घनसाली बाल गंगा और भिलंगा नदी का संगम कहाँ होता है? घनसाली के पास। घनसाली आपका SC आरक्षित क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र SC आरक्षित वाला।
धनोल्टी मसूरी के पास टिहरी गढ़वाल में एक पर्यटक स्थल है। धनोल्टी आपके टिहरी गढ़वाल में आता है, एक पर्यटक स्थल है। नरेंद्र नगर टिहरी का एक कस्बा जहाँ राजा नरेंद्र शाह ने बसाया था। नरेंद्र नगर को नरेंद्र शाह ने बसाया था। नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को बसाया था, जहाँ राजा नरेंद्र शाह, जो राजा नरेंद्र शाह हैं, इनका राजमहल है नरेंद्र नगर में। कीर्ति नगर टिहरी जनपद में छोटा नगर निकाय है। छोटा नगर निकाय कीर्ति नगर है, जहाँ शिव मंदिर के पास अलकनंदा नदी के तट पर पवित्र स्नान किया जाता है, जिसे डुंडू प्रयाग कहते हैं। डुंडू प्रयाग के नाम जानते हैं। कौन सा प्रयाग? डुंडू प्रयाग। डुंडू डुंडू डुंड 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 प्रयाग। डुंड प्रयाग कहाँ पड़ता है आपका? कीर्ति नगर में। डुंड प्रयाग कहाँ पड़ता है आपका? कीर्ति नगर में। डुंड डुंड प्रयाग। डुंड प्रयाग कहाँ पड़ता है आपका? कीर्ति नगर के पास पड़ता है डुंड प्रयाग, जो छोटा नगर निकाय है कीर्ति नगर, यहाँ के शिव मंदिर के पास अलकनंदा नदी के तट पर पवित्र स्थान है। डुंड प्रयाग किस नदी के तट पर है? तो डुंड प्रयाग आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। डुंड प्रयाग, आप इसको लुंड मत सोचो दोस्तों, ये डुंड है। डुंड प्रयाग आपके अलकनंदा नदी के तट पे है, पवित्र स्थान। स्नान किया जाता है डुंड प्रयाग में। देव प्रयाग का अन्य नाम सुदर्शन क्षेत्र व इंद्र प्रयाग है। देव प्रयाग का अन्य नाम सुदर्शन क्षेत्र है। सुदर्शन क्षेत्र किसका अन्य नाम है? देव प्रयाग का अन्य नाम है सुदर्शन क्षेत्र। इंद्र प्रयाग भी देव प्रयाग का अन्य नाम है। महाभारत में देव प्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि तथा समस्त पापों का विनाशक बताया गया है। महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि तथा समस्त पापों का विनाशक देव प्रयाग को कहा गया है। समस्त क्वेश्चन इस तरीके से आता है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि तथा समस्त पापों का विनाशक देव प्रयाग को किस में बताया गया है? तो ये महाभारत में बताया गया है। देव प्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। किंवदंती है कि देव प्रयाग में कौवे नहीं दिखाई देते। बिल्कुल राइट, देव प्रयाग में कौवे नहीं दिखाई देते हैं। 2001 में देव प्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी में जाता है। ये दिसंबर 2001 में देव प्रयाग से पौड़ी के लिए एक पुल जोड़ा जाता है। टिहरी जनपद में वन एवं खनिज संपदा। टिहरी गढ़वाल में वन एवं खनिज संपदा। टिहरी क्षेत्र में खनिज संगमरमर आपके सबसे ज़्यादा दर्जन होते हैं। चूना पत्थर डोलोमाइट प्रमुख एवं भागीरथी घाटी में तांबा उत्पादक क्षेत्र। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि टिहरी गढ़वाल में भागीरथी नदी घाटी में कौन सा वो मिलता है? मेटल मिलता है, तो तांबा मिलता है। तांबा मिलता है यहाँ पे, तांबा, कॉपर। राज्य में टिहरी जनपद में यूरेनियम का उत्पादक के संकेत मिले। यूरेनियम के उत्पादक के संकेत मिलते हैं आपके टिहरी गढ़वाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरेनियम कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। यूरेनियम के उत्पादन के संकेत कहाँ से मिलते हैं? टिहरी जनपद में मिलते हैं। यूरेनियम के उत्पादन के स्रोत कहाँ संकेत मिले हैं? अभी केवल टिहरी गढ़वाल मिले हैं। टिहरी वन विभाग की स्थापना 1885 में होती है। टिहरी में वन विभाग की स्थापना 1885 में होती है। टिहरी में अगर कुमाऊँ की बात की जाए ना, तो कुमाऊँ में वन विभाग की स्थापना, वन विभाग बोल रहे अभी, तो 1868 में कुमाऊँ में वन विभाग की स्थापना होती है। और गढ़वाल की पूछेंगे तो गढ़वाल में 1869, एक साल के बाद है, 1869 में गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना होती है। कुमाऊँ में वन विभाग की स्थापना 1868 में, गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1869 में, और टिहरी में वन विभाग की स्थापना तो 1885 में। 1885 में टिहरी गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना होती है। राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ भी टिहरी गढ़वाल में मिलती हैं। झाड़ियाँ, जो कंटीली झाड़ियाँ नहीं होती हैं जिसमें कांटे होते हैं, तो ये टिहरी गढ़वाल में सर्वाधिक कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। पवाली कांठा ट्रैकिंग टिहरी के घुत्तू से प्रारंभ होकर उत्तरकाशी के लाटा तक जाता है। पवाली कांठा में ट्रैकिंग होती है। पवाली कांठा ट्रैक एक वहाँ पे एक ट्रैकिंग होती है। पवाली कांठा टिहरी गढ़वाल में पता है, टिहरी गढ़वाल का बुग्याल है, पवाली कांठा बुग्याल। ये घुत्तू से प्रारंभ होकर ट्रैकिंग जो स्टार्ट होगी ना, तो टिहरी में घुत्तू नामक स्थान है। टिहरी के घुत्तू से पवाली कांठा में जो ट्रैक है, ये टिहरी के घुत्तू से प्रारंभ होकर उत्तरकाशी के लाटा गाँव उत्तरकाशी के लाटा गाँव तक जाता है। टिहरी राज्य में वन आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन भिलंगना क्षेत्र में 1994 में होता है। रक्षा कब करेंगे? 1994 में। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में सुरेश भाई ने किया था। इसके प्रणेता कौन थे? सुरेश भाई की ये कथा है। ये आपकी गवर्नमेंट कर्मचारी थे, इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी थी, फिर ये यहाँ पे आए थे। रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में 1994 में हुआ। सुरेश भाई ने किया। रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुरेश भाई जी क्या हैं? सुरेश भाई जी ने क्या किया? रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुरेश भाई जी ने। रक्षा सूत्र आंदोलन कब होता है? तो 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन होता है। कहाँ पे होता है रक्षा सूत्र आंदोलन? तो आपके टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में होता है। टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में। कुंजड़ी वन आंदोलन 1904 में अमर सिंह के नेतृत्व में
बढ़ाए जाने के विरोध में होता है। कुंजड़ी वन आंदोलन क्यों होता है? कुंजड़ी में वन आंदोलन होता है 1904 में। 1904 में कुंजड़ी में वन आंदोलन होता है। कुंजड़ी में 1904 में वन आंदोलन होता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह ने टिहरी में कुंजड़ी वन आंदोलन का नेतृत्व किया था। कुंजड़ी वन आंदोलन 1904 को टिहरी में होता है। कुंजड़ी वन आंदोलन 1904 में टिहरी में होता है, अमर सिंह के नेतृत्व में होता है। कुंजड़ी वन आंदोलन कर के बढ़ाए जाने के विरोध में, जब टैक्स नहीं होते हैं, जो टैक्स राजा लोगों ने टैक्स बढ़ा देते, उसके लिए इन्होंने कुंजड़ी वन आंदोलन किया था। अमर सिंह ने कुंजड़ी वन आंदोलन किया था। कर के बढ़ाने के कारण, जो टैक्स है ना, कर बढ़ाए जाने के विरोध में किया था। खास पट्टी वन आंदोलन 1906 और 7 में भूमि बंदोबस्त के विरोध में होता है। जो खास है खास पट्टी आंदोलन 1906 और 1907 में, खास पट्टी आंदोलन 1906 और 1907 में भूमि बंदोबस्त के विरोध में होता है। किसके लिए होता है? खास पट्टी वन आंदोलन भूमि के विरोध के लिए होता है। तिलाड़ी गोलीकांड 30 मई, ये डेट भी याद रखो, 30 मई 1930 को किसानों की भूमि को वन भूमि में बदलने के विरोध में होता है तिलाड़ी गोलीकांड आपके बड़कोट में पड़ता है। बड़कोट यमुना नदी के तट पे तिलाड़ी गोलीकांड होता है 30 मई 1930 को, जिसे रवाई कांड भी बोलते हैं। टिहरी में पर्यटन स्थल, टिहरी में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं ये देखते हैं हम। 3 धारे तो पढ़ लिया था, 3 धारा वाला। देवप्रयाग का अन्य नाम सुदर्शन क्षेत्र, इंद्रप्रयाग, ये तो हो गया मुझे। गुतु से होता है, ये तो हो गया। टिहरी जनपद में 3 शक्तिपीठ। टिहरी जनपद में कितने शक्तिपीठ हैं? ओनली 3। 3 शक्तिपीठ कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में 3 शक्तिपीठ हैं। सुरकंडा, तीनों शक्तिपीठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या किया था? 3 शक्तिपीठों की स्थापना की थी। सुरकंडा देवी का मंदिर जौनपुर ब्लॉक में टिहरी में पड़ता है, जो राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है जहाँ गंगा दशहरे में मेला लगता है। जहाँ पे सुरकंडा में, मसूरी के बगल में पड़ता है। सुरकंडा मंदिर चंबा मसूरी रोड के सुरकूट पर्वत पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सुरकूट पर्वत पर स्थित है। सुरकूट पर्वत पर सुरकंडा मंदिर है। सुरकंडा मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? सुरकंडा मंदिर आपके सुरकूट पर्वत पर स्थित है। ईजी है याद करने के लिए। सुरकंडा मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में रौंसली की पत्तियाँ देती है। पत्तियाँ देते हैं। रौंसली को पेड़ होगा, उसकी पत्तियाँ यहाँ पे दी जाती है। रौंसली की पत्तियाँ सुरकंडा मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलता है। यहाँ पे रौंसली की पत्तियाँ दी जाती हैं। टिहरी जनपद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रौंसली की पत्ती। सुरकंडा मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में क्या दिया जाता है? रौंसली की पत्तियाँ। रौंसली की पत्तियाँ प्रसाद के रूप में दिया जाता है। टिहरी जनपद में सुरकंडा देवी का बहुत महत्व है। ये तो महत्व हमारे पूरे राज्य में है, टिहरी में तो है, पर पूरे राज्य में ही सुरकंडा देवी का महत्व है, जिस वजह से देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन के लिए माता के दरबार में पहुँचते हैं। कुंजापुरी देवी मंदिर शिखर पर स्थित दुर्गा देवी माता को समर्पित है। जो कुंजापुरी देवी मंदिर है, यह दुर्गा माता को समर्पित है। इसमें भंडारी राजपूत पूजा करते हैं। जो भंडारी लोग होते हैं कुंजापुरी देवी मंदिर में, यहाँ पे भंडारी राजपूत पूजा करते हैं। कुंजा देवी मंदिर आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, जहाँ पे भंडारी राजपूत पुजारी होते हैं। मंदिर में सिरोही का एक वृक्ष है। कुंजापुरी मंदिर में सिरोही का एक वृक्ष है, जहाँ भक्त लोग चुनिया बांधते हैं। सिरोही का एक वृक्ष है जहाँ भक्त लोग चुन्नी बांधते हैं। चंद्रबदनी का मंदिर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रबदनी मंदिर टिहरी में चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है चंद्रबदनी मंदिर में अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित हो रही है। ये अभी भी जल रही है, ये जलती रहती है। चंद्रबदनी मंदिर आपके टिहरी गढ़वाल में है, जहाँ पे अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित हो रही है, मतलब जलती रह रही है, कंटिन्यू अखंड ज्योति चंद्रबदनी मंदिर में। और इसका चंद्रबदनी मंदिर में एक प्राकृतिक श्रीयंत्र भी स्थापित है। चंद्रबदनी मंदिर में एक प्राकृतिक श्रीयंत्र है। चंद्रबदनी मंदिर में माता की जो धड़ उसकी पूजा की जाती है। माता की जो धड़ है उसका पूजा की जाती है यहाँ पे चंद्रबदनी मंदिर में।
स्कंद पुराण में चंद्रबद्दी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ भी कहा गया है। स्कंद पुराण में चंद्रबद्दी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। चंद्रबद्दी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ किसमें कहा गया है? स्कंद पुराण में कहा गया है। नाग टिब्बा मेला टिहरी के जौनपुर में लगता है। नाग टिब्बा का मेला कहाँ लगता है? टिहरी के जौनपुर में लगता है। जो कैलापुर का मेला है, कैलापीर का मेला है, टिहरी गढ़वाल के कठूड़ व गाजना पट्टी में लगता है। कैलापीर का जो मेला है, राजकीय मेला घोषित करने की मांग की गई थी, इसको कैलापीर का मेला। कैलापीर का मेला टिहरी गढ़वाल के कठूड़ गजना पट्टी में स्थित, कठूड़ गजना पट्टी में स्थित है। कैलापीर मंदिर, कैलापीर प्रसिद्ध देवता है। कैलापीर प्रसिद्ध देवता है। कैलापीर प्रसिद्ध देवता है। कैलापीर प्रसिद्ध देवता है। यह मेला दीपावली में केदार के पास लगता है। दीपावली में केदार के पास लगता है। घंटाकर्ण का मेला, अब ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। घंटाकर्ण का मंदिर आपका माणा चमोली में है। मंदिर पूछेंगे तो माणा चमोली में है। और घंटाकर्ण का मेला लगता है टिहरी गढ़वाल में, घंडियाल धार में, घंडियाल धार में लगता है टिहरी गढ़वाल में। घंटाकर्ण का मेला टिहरी में घंडियाल धार में लगता है। ज्वालामुखी मेला टिहरी के देवडुंग में लगता है। ज्वालामुखी का मेला कहाँ लगता है? टिहरी में। ज्वालामुखी का मेला देवडुंग में लगता है। ज्वालामुखी। तिलका देवी का मेला, तिलका देवी का मेला टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में नागटिब्बा में लगता है। तिलका देवी, ये इंपॉर्टेंट है। तिलका देवी का मेला कहाँ लगता है? तिलका देवी का मंदिर टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में लगता है, टिहरी में लगता है। और संतुला, संतुला देवी का मेला टिहरी गढ़वाल में कैंपटी फॉल के पास स्थित है। संतुला देवी का मंदिर भी आपके यहाँ पे टिहरी गढ़वाल में। संतुला देवी का मंदिर टिहरी गढ़वाल में कैंपटी फॉल के पास स्थित है, संतुला देवी का मंदिर। और संतुला देवी का मेला भी यहीं पे कैंपटी फॉल के पास लगता है। तिलका देवी का मेला आपका टिहरी गढ़वाल में लगता है। ज्वालामुखी मेला आपके देवडुंग ज्वालामुखी में लगता है। और घंटाकर्ण का मेला टिहरी गढ़वाल के घड़ियाल धार में लगता है, घड़ियाल धार। टिहरी जनपद की धार्मिक यात्राएं, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, ये वो इंपॉर्टेंट यात्रा है। टिहरी गढ़वाल में सितंबर माह में लगता है। सितंबर माह में खतलिंग रुद्रा देवी की यात्रा निकलती है। यह यात्रा खतलिंग ग्लेशियर से भृंगतुंग गंगा तक जाती है। भृंगतुंग गंगा तक जाती है। इस यात्रा को उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा के नाम से खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को जाना जाता है। और यह यात्रा भृंगतुंग, यह यात्रा खतलिंग ग्लेशियर से भृंगतुंग तक जाती है। इस यात्रा की टोटल लेंथ 29 किलोमीटर है, लिखा है ना। वो पवली काठा का है। पवली काठा, पवली काठा केदार, पवली काठा केदार यात्रा टिहरी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग के, पवली काठा टिहरी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ जाता है। पवली काठा केदार यात्रा, पवली काठा केदार यात्रा, केदार नाम याद, केदारनाथ हो जाएगा। केदार यात्रा है ना यहाँ पे लिखा हुआ, तो जहाँ केदारनाथ जाएगा 29 किलोमीटर तक है जो केदारनाथ जाएगा। पवली काठा केदार यात्रा टिहरी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ जाती है। कोई शॉर्ट रास्ता हुआ हिमालय से। 29 किलोमीटर की यात्रा है यह पद यात्रा होती है। यह एक 29 किलोमीटर की पद यात्रा है। टिहरी के जौनपुर रवाई क्षेत्र में उत्सव वर्ष का पहला त्यौहार दुबड़ी उत्सव मनाया जाता है। दुबड़ी, दुबड़ी उत्सव मनाया जाता है। दुबड़ी, दुबड़ी, दुबड़ी उत्सव मनाया जाता है टिहरी में। जौनपुर रवाई क्षेत्र में दुबड़ी उत्सव मनाया जाता है। रवाई, जौनपुर रवाई क्षेत्र में दुबड़ी त्यौहार उत्सव मनाया जाता है जब यह यात्रा होती है। टिहरी चंद्रबद्दी मंदिर में पशु बलि की प्रथा, जो चंद्रबद्दी मंदिर है आपका टिहरी में, यहाँ पे पशु बलि की प्रथा होती थी पहले। पशु बलि की प्रथा यहाँ पे चंद्रबद्दी मंदिर में होती है, जहाँ पे श्रीयंत्र है, प्राकृतिक श्रीयंत्र है। और 1969 में यहाँ पे स्वामी मनमंथ ने क्या किया, इसको समाप्त किया है। चंद्रबद्दी मंदिर में पशु बलि प्रथा होती थी, तो 1969 में क्या होता है, स्वामी मनमंथ 1969 में स्वामी मनमंथ के द्वारा यहाँ पे पशु बलि हत्या को बंद की जाती है, स्वामी मनमंथ के द्वारा। टिहरी जनपद के प्रमुख मेले और त्यौहार, रणभूत कौतिक मेला, रणभूत कौतिक मेला टिहरी गढ़वाल में लगता है। इस मेले में भूत नृत्य किया जाता है। रणभूत कौतिक मेला टिहरी गढ़वाल में होता है, जहाँ पे भूत नृत्य किया जाता है। मौण मेला अलगाड़ नदी में लगता है, जो टिहरी में पड़ता है। मौण मेले में मछलियों को पकड़ने का रिवाज है। मौण मेला टिहरी में लगता है, जो अलगाड़ नदी में लगता है, जहाँ पे टिहरी पकड़ने का, मछलियों को पकड़ने का रिवाज है, मछलियों को पकड़ने का। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला नरेंद्र टिहरी में लगता है। यह आश्विन नवरात्रि में लगता है। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला, कुंजापुरी का मंदिर आपके नरेंद्रनगर में स्थित है। नरेंद्रनगर आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल में लगता है। यह आश्विन नवरात्रि में लगता है। क्यों सर का मेला, कौन सा सर का मेला, क्यों सर का, क्यों, वैसे आप इसको भी यूं लिख सकते हैं, क्यों।
क्योंसर का मेला टिहरी के जौनपुर में लगता है। टिहरी के जौनपुर में क्योंसर का मेला लगता है, जहाँ नागराजा देवता के रूप में पूजा होती है। नागराजा देवता के रूप में पूजा होती है। क्योंसर का मेला टिहरी में लगता है। सेम मुखिम मेला टिहरी में 26 नवंबर को लगता है। 26 नवंबर को लगता है पर सेम मुखिम मेला टिहरी में। सुरकंडा मेला चंबा में लगता है। सुरकंडा मेला चंबा टिहरी में लगता है। राज राजेश्वरी मेला आपके टिहरी गढ़ में लगता है। राज राजेश्वरी का मेला कहाँ लगता है? टिहरी गढ़ में लगता है। विकास मेला एक बार बहुत बार पूछा गया पेपर में। विकास किसका करेंगे हम? टिहरी का करेंगे, टिहरी का। तो विकास मेला आपका टिहरी गढ़ में होता है। राज राजेश्वरी का मेला भी टिहरी गढ़ में होता है। वीर गब्बर सिंह का मेला 21 अप्रैल को टिहरी के चंबा में लगता है, जहाँ चंबा चौक पर वीर गब्बर सिंह की मूर्ति है। डी जी धरवान सिंह नेगी और एक गब्बर सिंह नेगी है। धरवान सिंह नेगी 14 और गब्बर सिंह नेगी 15। डीजे करके याद रखना इसको। सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता है धरवान सिंह नेगी भारत में और राज्य में। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में किसको मिला? विक्टोरिया क्रॉस धरवान सिंह नेगी को मिलता है। फिर दूसरे नंबर में विक्टोरिया क्रॉस किसको मिलता है? गब्बर सिंह को मिलता है 1915 में। 1914 में धरवान सिंह को, 1915 में गब्बर सिंह को मिलता है। तो गब्बर सिंह आपके टिहरी गढ़वाल के थे, इसलिए ये 21 अप्रैल को चंबा में गब्बर सिंह मेला लगता है। यहाँ पे गब्बर सिंह की मूर्ति भी लगाई हुई है चंबा में। हिमालय नक्षत्र वेधशाला आपके देवप्रयाग में स्थित है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना 1946 में चक्रधर जोशी ने की थी। चक्रधर जोशी ने क्या किया था? हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की थी। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना चक्रधर जोशी के द्वारा की जाती है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना आपके 1946 में चक्रधर जुयाल ने की थी। चक्रधर जुयाल ने 1946 में की थी। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना चक्रधर जुयाल ने 1946 को की थी। में होती है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग में है और हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना 1946 में चक्रधर जोशी जी ने हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना 1946 में की थी। 1946 में देवप्रयाग में चक्रधर जोशी के द्वारा नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की जाती है। उन्नीस सौ 46 में टिहरी में नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की जाती है चक्रधर जोशी के द्वारा। टिहरी के प्रमुख त्योहार। रणभूत कौतिक मेला टिहरी में लगता है। इस मेले में भूत नृत्य किया जाता है, तो पढ़ लिया था। गब्बर सिंह की मूर्ति भी है और भी हमारे भुवनेश्वरी महिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना टिहरी गढ़वाल में होती है। सेमियर कौन सा वाला? सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना 1917 में कहाँ होती है? टिहरी में होती है। भवानी दत्त उनियाल के द्वारा। उनियाल जी ने की थी भाई। भवानी दत्त उनियाल जी ने टिहरी में 1917 में सैन्य नाट्य क्लब की स्थापना की थी। सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना 1917 में भवानी दत्त उनियाल ने की थी। राजीव गांधी खेल एडवेंचर एकेडमी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। 2014 में इसकी स्थापना होती है। राजीव गांधी खेल एडवेंचर की स्थापना टिहरी गढ़वाल में 2014 में होती है। 2014 में राजीव गांधी खेल एडवेंचर एकेडमी की स्थापना 2014 में होती है। उत्तराखंड राज्य में पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी की स्थापना 2011 में। पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी मतलब पुलिसों की ट्रेनिंग। पुलिस ट्रेनिंग संस्थान कहाँ स्थित है? पुलिस ट्रेनिंग होती है आपके नरेंद्र नगर में। 2011 में इसकी स्थापना होती है। शिवानंद आश्रम मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल में स्थित है। शिवानंद आश्रम आपके मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल में स्थित है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना 1977 में स्वामी मनमथ के द्वारा की जाती है और भुवनेश्वरी महिला आश्रम आपके अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल में स्थित है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना 1977 में स्वामी मनमथ के द्वारा। स्वामी मनमथ ने 1969 में चंद्रबदनी मंदिर में बलि प्रथा को रोका था और स्वामी मनमथ के द्वारा दूसरा प्रयास रहता है। इन्होंने टिहरी के अंजनी सेन में 1977 में स्वामी मनमथ के द्वारा भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की जाती है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना अंजनी सेन में 1977 में स्वामी मनमथ के द्वारा की जाती है। 1964 में केरल में आते हैं स्वामी मनमथ। स्वामी मनमथ 1964 में केरल में आए थे। 1964 में केरल में कौन आए थे? स्वामी मनमथ जी केरल में आए थे 1964 में। भुवनेश्वरी महिला आश्रम का जो ध्येय वाक्य है ये खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। भुवनेश्वरी महिला आश्रम का जो ध्येय वाक्य है खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। किसका ध्येय वाक्य है? मतलब मोटो है, मोटो ध्येय वाक्य। तो खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज, ये आपका भुवनेश्वरी महिला आश्रम का ध्येय वाक्य है। ध्येय वाक्य। बंटा जल आंदोलन स्वामी मनमथ के मुख्य भूमि के कारण 1976 में अलक नदी से पानी पंप तक योजना पारित होती है। बंटा जल आंदोलन
बंटा जल आंदोलन किसने शुरू किया था? स्वामी मनमथ के द्वारा। स्वामी मनमथ के द्वारा बंटा जल आंदोलन होता है 1966 में, 1976 में, 1976 में, 1976 में क्या होता है? बंटा जल आंदोलन होता है। बंटा जल आंदोलन स्वामी मनमथ के द्वारा 1976 में अलकनंदा नदी में पानी को पंप से निकालना था ना, ये बंटा जल आंदोलन था। थोड़ा है रखा। टिहरी जनपद में ऊर्जा संरक्षण, कोटली भेल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटली भेल परियोजना 100 मेगावाट की है। 100 मेगावाट की 100 मेगावाट की है 100 मेगावाट की है आपकी कोटली भेल परियोजना। ये कोटली भेल परियोजना आपके लंगासू झालाकोटी परियोजना गढ़वाल में स्थित है। कोटली भेल परियोजना आपके अलकनंदा पे है। अलकनंदा में है, ये याद रखना आप। टिहरी गढ़वाल में है और अलकनंदा नदी पे है। कोटली भेल परियोजना 100 मेगावाट की है। कोटली भेल परियोजना टिहरी गढ़वाल में, गंगा नदी पे है। कोटली भेल परियोजना गंगा नदी पे है और 100 मेगावाट की है। कोटली भेल परियोजना गंगा नदी पे 100 मेगावाट की है। कोटली भेल परियोजना गंगा नदी पे बनी हुई है, 100 मेगावाट की है। लंगरासू व झालाकोटी परियोजना टिहरी गढ़वाल में है। लंगरासू व झालाकोटी परियोजना टिहरी गढ़वाल में है। लंगरासू व झालाकोटी परियोजना टिहरी गढ़वाल में है। कोटेश्वर बांध परियोजना, ये तो कई बार एग्जाम में एग्जामिनर को बहुत पसंद वाला क्वेश्चन, 400 मेगावाट की भागीरथी नदी पे टिहरी गढ़वाल में। कोटेश्वर बांध परियोजना भागीरथी नदी पे 400 मेगावाट की है, टिहरी गढ़वाल में। टिहरी में भिलंगना परियोजना 23 मेगावाट की है। भिलंगना परियोजना जो वहाँ से खतलिंग ग्लेशियर से आ रही है भिलंगना, तो स्पेशल भिलंगना नदी पे बनी हुई है। भिलंगना परियोजना 23 मेगावाट की MB 23 मेगावाट की है। 23 मेगावाट की भिलंगना परियोजना 23 मेगावाट की टिहरी गढ़वाल में है। THDC टिहरी बांध परियोजना, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना 12 जुलाई 1988 को होती है। 12 जुलाई 1988 को THDC की स्थापना होती है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना 12 जुलाई 1988 को होती है। फरवरी 1989 में THDC ने जल परियोजना का कार्य प्रारंभ किया था। जल परियोजना का कार्य स्टार्ट किया था 88 में 12 जुलाई 1988 को THDC की स्थापना होती है और फरवरी 1989 में THDC ने स्टार्ट किया था काम करना। THDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भागीरथीपुरम की स्थापना 2011 में होती है। THDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भागीरथीपुरम की स्थापना 2011 में होती है। युवा नीति भी 2011 में होती है। टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग के द्वारा 1972 में दी जाती है। 1972 में योजना आयोग के द्वारा टिहरी बांध की स्वीकृति मिलती है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे है टिहरी बांध। टिहरी बांध एशिया का पहला और विश्व का चौथा, दुनिया का चौथा, विश्व का चौथा और एशिया का प्रथम ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। टिहरी बांध एशिया का फर्स्ट और वर्ल्ड का चौथा सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर है। टिहरी बांध का कार्य 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन आया था एक बार। उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग ने प्रारंभ किया था। टिहरी परियोजना को राष्ट्र की गांव की संज्ञा दी गई। राष्ट्र की गांव की संज्ञा किसको दी गई? टिहरी को राष्ट्रीय गांव की संज्ञा दी गई। टिहरी बांध 2400 मेगावाट उत्पादित क्षमता करता है। टिहरी बांध की उत्पादन जो क्षमता है वो 2400 मेगावाट के 2400, मतलब 2400 मेगावाट है इसकी उत्पादन क्षमता, जनरेटिंग पावर है 2400 मेगावाट। प्रारंभ में टिहरी बांध है ना, इसकी क्षमता कितनी थी? 600 मेगावाट की थी। 600 मेगावाट की परियोजना थी प्रारंभ में, ये तो बाद में बढ़ाई। टिहरी बांध से 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध बना हुआ है। ये ऊपर ही पढ़ लिया था हमने। कोटेश्वर बांध गंगा नदी पे बना हुआ है, 400 मेगावाट की है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। भागीरथी नदी पे बना हुआ, गंगा नहीं, भागीरथी नदी पे बना हुआ है। भागीरथी नदी पे 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध परियोजना है। टिहरी बांध का जलाशय 42 वर्ग मीटर है। 42 वर्ग मीटर है आपका जलाशय। टिहरी बांध का जो जलाशय है 42 वर्ग मीटर है। 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिससे स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। टिहरी बांध का प्रथम चरण 1000 मेगावाट का 30 जुलाई 2006 को, ये डेट याद रखें, 30 जुलाई में स्कूल खुलता है ना, तो जुलाई 2006 जुलाई 2006 को टिहरी बांध का प्रथम चरण 1000 मेगावाट का शुरू होता है। इसे 30 तारीख को याद रखो आप,
30 जून की बात होगी, वो 30 जून की बात थी और 2006 की बात ही थी वो, 30 जून 2006 को आरबीआई का जो एक कार्यालय है वो देहरादून में खुलता है। आरबीआई का कार्यालय आपका देहरादून में खुलता है। इसको रिलेट करके चलो, तो 30 जुलाई 2006 को 1000 मेगावाट का जो कार्य वो शुरू होता है। 1000 मेगावाट का बिजली उत्पादित की गई थी 30 जुलाई 2006 को, जिससे राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% विद्युत मुफ्त मिलती है, फ्री में मिलती है, रॉयल्टी के रूप में 12% मिलती है। टिहरी बांध का डिजाइन जेम्स ब्रून ने किया था। जेम्स ब्रून ने टिहरी बांध का निर्माण किया था। 1986 में रूस के साथ टिहरी बांध का समझौता होता है। 1986 में रूस के प्रधानमंत्री यहाँ पे आते हैं, उनके साथ समझौता होता है। 1986 में टिहरी बांध का निर्माण के लिए रूस के साथ समझौता होता है। रूस की जो वो है स्पेस एजेंसी है, उसका नाम क्या है? रोस्कसमास्कस। टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ कमलेंद्रमती शाह ने उठाई थी। टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ कमलेंद्रमती शाह ने उठाई थी। इसके विरोध में 1979 में वीरेंद्र सकलानी ने बांध विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। बांध विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका किसने दी? वीरेंद्र सकलानी ने बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालते हैं। बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 1979 में वीरेंद्र सकलानी के द्वारा बांध विरोधी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाती है। 1978 ईस्वी में टिहरी में बांध विरोधी समिति बनती है, जिसके अध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल थे। टिहरी में बांध विरोधी समिति कब बनती है? 1978 में। बांध विरोधी समिति का गठन टिहरी में 1978 में होते हैं, जिसके अध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल जी थे। 1991 में बांध विरोधी समिति का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध विरोधी समिति का विरोध कब किया था? टिहरी बांध विरोधी समिति का साथ मतलब 1991 में टिहरी बांध विरोधी समिति का नेतृत्व मतलब अपने हाथ में संभाला था। टिहरी बांध विरोधी समिति का जो नेतृत्व है अपने हाथ में संभाला था सुंदरलाल बहुगुणा ने 1991 में टिहरी बांध विरोधी समिति का जो नेतृत्व है सुंदरलाल बहुगुणा ने 1991 में संभाला था। और यहाँ धरना देकर 76 दिनों तक बांध निर्माण कार्य को रोके रखा। 76 दिनों तक आपके बांध निर्माण के कार्य को रोका रखा। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने 1991 में बांध विरोधी समिति का ये करते हैं, नेतृत्व करते हैं कि यहाँ पे बांध न बनाएं। टिहरी जनपद में परिवहन की सुविधाएं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 707 त्यूणी से मसूरी से नई टिहरी होते हुए श्रीनगर जाता है। 707 जो राज्य का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राज्य का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? 707 राज्य का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और सबसे लंबा कौन सा है? सबसे लंबा आपका 58 है। 58 राज्य का बोल रहा हूँ मैं, राज्य का तो 58 है, देश का 44 है। NH 44 और NH 7 राज्य का सबसे लंबा है। अब इसका नाम 7 है। जो पहले 58 था ना, पहले NH 58 था, इसका नाम हो गया NH 7। अब ये राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लेंथ कितनी थी? 379 थी इसकी लेंथ। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है आपकी 315। जो दूसरा NH है 707, दूसरा NH कौन सा है? 707। यह आपका त्यूणी से जाता है, मसूरी से होते हुए नई टिहरी और श्रीनगर जाता है। इसकी लेंथ कितनी है? 315 इसकी लंबाई है। 315 इसकी लंबाई है। 5 सड़कों वाला चौराहा भी टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। 5 दुनिया में तो 4 होते हैं, पर यहाँ पे 5 वहाँ भी है। 5 सड़कों का चौराहा कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। 5 चौराहा वाला सड़क। टिहरी में शिक्षा साहित्य समाचार पत्र। टिहरी में स्थित गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर को अलग कर 2010 में दीनदयाल विश्वविद्यालय नाम किया गया। 2012 में दीनदयाल के नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया। टिहरी में स्थित गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर को अलग कर 2010 में दीनदयाल विश्वविद्यालय कर दिया था। 2010 में दीनदयाल विश्वविद्यालय कर दिया था। गढ़वाल विश्वविद्यालय से के परिसर से अलग होकर 2010 में दीनदयाल विश्वविद्यालय कर दिया था। और 2012 में दीनदयाल का नाम है उसको हटा दिया गया। यहाँ पे श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय नाम कर दिया था 2012 में श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी नाम रख दिया इसका नाम। सत्यवीर टिहरी से निकलती है। कर्मयुग सत्यवीर टिहरी में। उत्तराखंड आजकल टिहरी से निकलती है। हिमाद्री गौरव समाचार पत्र टिहरी से निकलता है। अच्छा,
सत्यवीर समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? टिहरी गढ़वाल से निकलता है सत्यवीर समाचार पत्र। जो कर्मयुग समाचार पत्र है, कर्मयुग समाचार पत्र टिहरी गढ़वाल से निकलता है। उत्तराखंड आजकल, उत्तराखंड आजकल टिहरी गढ़वाल से निकलता है। उत्तराखंड आजकल जो समाचार पत्र है ये टिहरी गढ़वाल से निकलता है। हिमाद्री गौरव, हिमाद्री गौरव समाचार पत्र आपके टिहरी गढ़वाल से निकलता है। हिमाद्री गौरव समाचार पत्र टिहरी से निकलता है। उत्तराखंड आजकल समाचार पत्र टिहरी गढ़वाल से निकलता है। कर्मयुग समाचार पत्र टिहरी से निकलता है। सत्यवीर समाचार पत्र भी टिहरी गढ़वाल से निकलता है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने, जिन्हें वृक्ष मानव के नाम से जानता है, टिहरी जिले के मूल निवासी हैं। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को वृक्ष मानव कहा जाता है। वृक्ष मानव के रूप में कौन विख्यात है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जिन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को वृक्ष मानव कहा जाता है। यह आपके टिहरी के मूल निवासी हैं, टिहरी गढ़वाल के हैं। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी टिहरी के निवासी हैं। पर्यावरणविद सुंदरलाल भगोड़ा का संबंध भी टिहरी के मरोड़ा गांव से है। सुंदरलाल भगोड़ा का जन्म ये इंपॉर्टेंट बन जाता है 1927 में, क्योंकि इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई है कोरोना के कारण। पर्यावरणविद सुंदरलाल भगोड़ा का संबंध टिहरी के मरोड़ा गांव से है। टिहरी के मरोड़ा गांव से है। 1927 में सुंदरलाल भगोड़ा का जन्म होता है। आधुनिक किसान का आंदोलन गोपाल सिंह राणा को जाता है। गोपाल भाई को आधुनिक किसान का जनक माना जाता है, गोपाल सिंह राणा को। देहरादून से निकलने वाली युगवाणी पत्रिका के संपादन, युगवाणी कब निकलती है देहरादून से? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 से युगवाणी निकलती है, देहरादून से निकलती है युगवाणी। युगवाणी के संपादक आपके गोपेश्वर कोटियाल जी हैं। गोपेश्वर कोटियाल जी युगवाणी के संपादक कौन है? युगवाणी, ये इंपॉर्टेंट है, ये देहरादून से निकलती है युगवाणी। युगवाणी पत्रिका आपकी देहरादून से निकलती है। युगवाणी पत्रिका के संपादक हैं गोपेश्वर कोटियाल जी। गोपेश्वर कोटियाल जी का जन्म आपके टिहरी गढ़वाल में होता है, संबंध आपका टिहरी गढ़वाल से है। युगवाणी समाचार पत्र आपका 15 अगस्त 1947 को देहरादून से निकलता है। परीक्षावाणी में गलत दिया हुआ है, 42 लिखा हुआ है, गलत है वो, उसको सही कर देना। 1947 का राइट आंसर है। लीलाधर जगुड़ी जी, अब है लीलाधर जगुड़ी जी। लीलाधर जगुड़ी जी बहुत इंपॉर्टेंट साहित्यकार है हमारे पास। लीलाधर जगुड़ी का जन्म 1944 में टिहरी गढ़वाल में होता है। लीलाधर जगुड़ी का जन्म टिहरी गढ़वाल में होता है 1944 में, 44 में, 1944 में लीलाधर जगुड़ी का जन्म होता है टिहरी गढ़वाल में। 1944 को लीलाधर जगुड़ी का जन्म टिहरी गढ़वाल में होता है। 1997 में अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है लीलाधर जगुड़ी को। लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके 1997 में मिलता है। लीलाधर जगुड़ी का जन्म 1944 को होता है। लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 में मिला है। लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 में किस चीज़ के लिए मिला? तो अनुभव के आकाश में चांद के लिए मिलता है। अनुभव के आकाश में चांद किसकी कृति है? लीलाधर जगुड़ी जी के। लीलाधर जगुड़ी जी टिहरी गढ़वाल के हैं। 1944 में इनका जन्म होता है। अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार लीलाधर जगुड़ी को 1997 में मिलता है। 2018 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने लोग उतने प्रेम किसकी है? ये आपकी लीलाधर जगुड़ी की है। 28वां व्यास सम्मान मिलता है। 28वां व्यास सम्मान किसको मिलता है? लीलाधर जगुड़ी को 28वां व्यास सम्मान जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया जाता है। जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगुड़ी की है, इसके लिए 28वां व्यास सम्मान दिया जाता है लीलाधर जगुड़ी को 2018 में। 2018 के अंदर लीलाधर जगुड़ी को जितने लोग उतने प्रेम के लिए 28वां व्यास सम्मान मिलता है। जितने लोग उतने प्रेम के लिए 28वां व्यास सम्मान लीलाधर जगुड़ी को कब मिलता है? 2018 में। 2018 में जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगुड़ी को मिलता है, 28वां व्यास सम्मान मिलता है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि राज्य में 28वां व्यास सम्मान किसको मिला? लीलाधर जगुड़ी को मिलता है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जितने लोग उतने प्रेम, ये कौन से नंबर का व्यास सम्मान था? तो ये 28वें नंबर का व्यास सम्मान है, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। लीलाधर जगुड़ी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं महाकाव्य। अन्य प्रमुख रचनाएं हैं महाकाव्य के बिना नहीं रह सकते लीलाधर जगुड़ी। बची हुई पृथ्वी है बोला भी पृथ्वी, लीलाधर जगुड़ी बोलते हैं बची हुई है पृथ्वी। घबराए हुए शब्द बोले लीलाधर जगुड़ी ने। घबराए हुए शब्द किसके है? लीलाधर जगुड़ी के घबराए हुए शब्द। रात अभी भी मौजूद है, यह लीलाधर जगुड़ी की है। लीलाधर जगुड़ी की भी है। लीलाधर जगुड़ी की रचना का नाम क्या है? लीलाधर जगुड़ी की रचना का नाम है महाकाव्य के बिना लीलाधर जगुड़ी नहीं रह सकते हैं। महाकाव्य के बिना कौन नहीं रह सकते हैं? लीलाधर जगुड़ी जी महाकाव्य के बिना नहीं रह सकते हैं। बची हुई है अभी पृथ्वी, लीलाधर जगुड़ी बोलते हैं अभी बची हुई है पृथ्वी। घबराए हुए शब्द किसकी रचना है? घबराए हुए शब्द किसके हैं? लीलाधर जगुड़ी के हैं घबराए हुए शब्द। रात अभी भी मौजूद है, यह लीलाधर जगुड़ी की रचना है। लीलाधर जगुड़ी की रचनाएं हैं आपके रात अभी भी मौजूद है, घबराए हुए शब्द, बची हुई पृथ्वी और महाकाव्य के बिना लीलाधर जगुड़ी की रचनाएं हैं। और व्यास सम्मान इनको मिलता है जितने लोग उतने प्रेम के लिए। 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। 1997 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है अनुभव के आकाश में चांद के लिए। 5 बेटे नामक नाटक किसकी रचना है? लीलाधर जगुड़ी की रचना है 5 बेटे नामक रचना क्या है? क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है 5 बेटे नामक रचना क्या है? तो यह एक नाटक है।
पाँच बेटे नामक रचना एक नाटक है लीलाधर जगुड़ी की। लीलाधर जगुड़ी की पाँच बेटे नामक रचना एक नाटक है लीलाधर जगुड़ी की। ब्रेन डंगवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन डंगवाल जी का जन्म 1947 में कीर्तिनगर में होता है। ब्रेन डंगवाल जी का जन्म 1947 में कीर्तिनगर टिहरी में होता है। दुष्चक्र के शिष्टा किले, दुष्चक्र में शिष्टा किले 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है वीरेंद्र डंगवाल को। वीरेंद्र डंगवाल के दुष्चक्र में शिष्टा सहिताल, हाँ सहिताल, ये तो सहिताल, दुष्चक्र में शिष्टा सहिताल, ये आपके वीरेंद्र डंगवाल की कृति है। और दुष्चक्र में शिष्टा के लिए 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार वीरेंद्र डंगवाल को मिलता है। वीरेंद्र डंगवाल का जन्म 1947 में कीर्तिनगर में होता है। दुष्चक्र में शिष्टा के लिए वीरेंद्र डंगवाल को 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। वीरेंद्र डंगवाल को 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। दुष्चक्र में शिष्टा के लिए मिलता है। वीरेंद्र डंगवाल की अन्य रचना है इसी दुनिया में है वीरेंद्र डंगवाल, कवि ने कहा, वीरेंद्र डंगवाल बोलते हैं कवि ने कहा। सहिताल आपके वीरेंद्र डंगवाल की है। सहिताल आपके वीरेंद्र डंगवाल की है। वीरेंद्र डंगवाल का जन्म 1947 में कीर्तिनगर टिहरी में होता है। दुष्चक्र में शिष्टा के लिए 2004 में वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। वीरेंद्र डंगवाल की अन्य रचनाएं हैं इसी दुनिया में वीरेंद्र डंगवाल है, कवि ने कहा वीरेंद्र डंगवाल है, और सहिताल भी वीरेंद्र डंगवाल की कृति है। अब हरिकृष्ण रतुड़ी जी, हरिकृष्ण रतुड़ी 1908 में आठ तक महाराजा कीर्ति शाह के और बाद में नरेंद्र शाह के सलाहकार बनते हैं। हरिकृष्ण रतुड़ी जी कीर्ति शाह के 1908 तक सलाहकार बनते हैं। हरिकृष्ण रतुड़ी 1908 ईस्वी तक कीर्ति शाह के सलाहकार थे। 1908 के बाद यह नरेंद्र शाह के सलाहकार बनते हैं। हरिकृष्ण रतुड़ी ने 1910 ईस्वी में गढ़वाल का इतिहास लिखा था। हरिकृष्ण रतुड़ी ने, पहले इसको लिखो, गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा? गढ़वाल का इतिहास लिखा हरिकृष्ण रतुड़ी ने। हरिकृष्ण रतुड़ी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा था 1910 में। 1910 में हरिकृष्ण रतुड़ी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा था। गढ़वाल का इतिहास किसकी पुस्तक का नाम है? हरिकृष्ण रतुड़ी की पुस्तक का नाम है गढ़वाल का इतिहास। हरिकृष्ण रतुड़ी ने गढ़वाल का इतिहास 1910 में लिखा। 1910 में हरिकृष्ण रतुड़ी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा था 1910 में। और 1928 में गढ़वाल का इतिहास प्रकाश होता है। प्रिंटिंग कब होती है? 1928 में। 1928 में तो प्रिंटिंग होती है। 1910 में गढ़वाल का इतिहास लिखा था हरिकृष्ण रतुड़ी ने। 1910 में हरिकृष्ण रतुड़ी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा था। तो तारादत्त गरोला का जन्म 1875 में होता है। 1875 में तारादत्त गरोला जी का जन्म होता है टिहरी गढ़वाल में। 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना भी तारादत्त गरोला ने की थी। तारादत्त गरोला बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तारादत्त गरोला का जन्म 1875 में टिहरी गढ़वाल में होता है। 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में होती है तारादत्त गरोला के द्वारा। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में तारादत्त गरोला के द्वारा होती है। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में होता है। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में 1918 में होता है। 1918 में कुमाऊं अधिवेशन का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में होता है, जिसकी अध्यक्षता तारादत्त गरोला ने की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तारादत्त गरोला ने की थी, जिसकी अध्यक्षता तारादत्त गरोला के द्वारा होती है। तारादत्त गरोला का जन्म 1875 में टिहरी गढ़वाल में होता है। 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना तारादत्त गरोला ने की थी। और कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में रामनगर नैनीताल में होती है। और कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन है वो अल्मोड़ा में होता है। कुमाऊं अधिवेशन का जो पहला अधिवेशन हुआ वो जोत सिंह ने किया था। दूसरा अधिवेशन आपके तारादत्त गरोला जी ने किया था 1918 में। और दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? हल्द्वानी में होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में होता है, दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में होता है, तीसरा अधिवेशन कोरदार में होता है, चौथा अधिवेशन काशीपुर में होता है, पांचवा अधिवेशन गनियातौली में होता है, और छठा अधिवेशन आपके टनकपुर में होता है। 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना तारादत्त गरोला ने की थी। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में होता है। पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था, जोत सिंह ने किया था। दूसरा अधिवेशन 1918 में हल्द्वानी में होता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तारादत्त गरोला जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। राय बहादुर के नाम से किसे जाना जाता है? राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? तो तारादत्त गरोला को 1917 में तारादत्त गरोला को राय बहादुर की उपाधि मिलती है। राय बहादुर के नाम से किसे जाना जाता है? तो राय बहादुर के नाम से तारादत्त गरोला को जाना जाता है। इन्होंने ई शर्मन ओकले के साथ मिलकर हिमालय फोकलोर पुस्तक रचना की थी। हिमालय फोकलोर जो है हिमालयन फोकलोर रचना ई शर्मन ओकले और तारादत्त गरोला की है। हिमालयन फोकलोर रचना ई शर्मन ओकले व तारादत्त गरोला के द्वारा लिखी गई थी। हिमालयन फोकलोर ई शर्मन ओकले व तारादत्त गरोला के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक। और 1917 में राय बहादुर की उपाधि मिलती है तारादत्त गरोला को।
और इन तारादुत ग्यारह की एक प्रसिद्ध रचना है, एग्जाम में आ रखी है, सदई। सदई रचना किसकी है? सदई, सदई का रहो आसमान में, तारा रहो सदई आसमान में, तो सदई रचना भी तारादत्त गैरोला की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लिखा है यहाँ पे तारादत्त गैरोला ने गढ़वाली कविता है जो सदई 1921 में स्वयं प्रकाशित की थी। 1921 में आती है सदई रचना तारादत्त गैरोला की। 1921 में सदई रचना आती है तारादत्त गैरोला की, जो सदई है ना, सदई तारा रहूं, तो सदई रचना किसकी? तारादत्त गैरोला की है। 1921 में स्वयं प्रकाशित की थी तारादत्त गैरोला ने। सिलेक्टेड लैंड रिवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक भी तारादत्त गैरोला हैं। सिलेक्टेड है, कोई ऐसे फालतू का नहीं है। सिलेक्टेड लैंड रिवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं सिलेक्टेड लैंड रिवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक लेखक कौन है? तारादत्त गैरोला जी। तारादत्त गैरोला जी सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक लेखक कौन है? तारादत्त गैरोला जी ने लिखी थी। सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक लेखक कौन है? तारादत्त गैरोला ने लिखी थी। कमलेंद्र मती शाह 1958 में पद्म भूषण मिलता है। पहली महिला है जिनको पद्म भूषण मिलता है। राज्य में सबसे पहले पद्म भूषण अवार्ड किसको मिला था? 1958 में था पद्म भूषण अवार्ड कमलेंद्र मती शाह को। राज्य में सबसे पहले पद्म भूषण अवार्ड, भूषण लिखना ना, भूषण, पद्म भूषण मिलता है। पद्म भूषण अवार्ड, राज्य में पद्म भूषण अवार्ड 1958 में कमलेंद्र मती शाह को मिलता है। कमलेंद्र मती शाह 1952 में प्रथम आम चुनाव टिहरी संसदीय से जीतकर सांसद बनती है। पहली सांसद है हमारे राज्य की है कमलेंद्र मती शाह पहली सांसद बनती है हमारी। जीवन ज्योति नामक कविता संग्रह, जीवन ज्योति नामक कविता किसकी है आपकी? कमलेंद्र मती शाह की कविता है जीवन ज्योति। माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक किसकी है? कमलेंद्र मती शाह के द्वारा लिखी गई थी माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका किसकी पुस्तक का नाम है? कमलेंद्र मती शाह की पुस्तक है माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका। और जीवन की ज्योति भी कमलेंद्र मती शाह की पुस्तक का नाम है। श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गांव में हुआ था। श्रीदेव सुमन का बचपन का नाम श्रीदत्त बडोनी जी था। श्रीदेव सुमन के पिता का नाम हरिराम बडोनी जी हैं। श्रीदेव सुमन के माता का नाम तारा देवी है। श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी है। यह एग्जाम में आ रखा है। श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या है? विनय लक्ष्मी। विनय लक्ष्मी आपकी विनय लक्ष्मी श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम है। 1937 में श्रीदेव ने सुमन सौरभ नाम की कविताएं रचना की थी। सुमन सौरभ नामक कविताएं किसकी हैं? श्रीदेव सुमन की सुमन सौरभ नामक कविताएं 1937 में लिखी गई थी। 1937 में 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। दोबारा पढ़ रहे हैं इसको। 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। श्रीदेव सुमन की भूमिका रही, जिसमें विशेष भूमिका किसकी रही? श्रीदेव सुमन की रही। ये एक मुख्य नारा है, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते। यह नारा भी आपका श्रीदेव सुमन का है। यह कथन किसका है? श्रीदेव सुमन का है। श्रीदेव सुमन ने 3 मई 1944 को आमरण अनशन शुरू किया था। 3 मई से आमरण अनशन श्रीदेव सुमन जी ने स्टार्ट किया था 3 मई 1944 को। और 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की मृत्यु रहती है। और 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद अब प्रथम बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक आया नहीं एग्जाम में, प्रथम बार श्रीदेव सुमन दिवस 25 जुलाई 1946 को मनाया गया था। मतलब 2 साल के बाद मनाया गया था। 25 जुलाई 1946 को। 1944 में इनकी मृत्यु रहती है। वीर गब्बर सिंह नेगी प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 में चंबा के वीर गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिलता है 1915 में। डी को मिलता है 14 में, जी को मिलता है 15 में। डी मतलब दरबान सिंह नेगी को 14 में मिलता है 1914 में, और गब्बर सिंह को 1915 में मिलता है। ये ट्रिक याद रखें आप। वीर गब्बर सिंह नेगी को डीजे, आपकी शादी में डीजे नहीं बजता, डीजे बजाओ भाई। डी मतलब दरबान सिंह, जी मतलब गब्बर सिंह। गब्बर सिंह को 1915 में गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता है प्रथम विश्व युद्ध के समय। गब्बर सिंह विश्व युद्ध में फ्रांस के न्यू चैपल में तैनात थे। गब्बर सिंह कहाँ पे तैनात थे? फ्रांस के न्यू चैपल में तैनात थे प्रथम विश्व युद्ध में। गब्बर सिंह को 39वीं गढ़वाल राइफल से संबंधित है। गब्बर सिंह
उनचालीस गब्बर सिंह 39वीं गढ़वाल राइफल से संबंधित हैं। दूसरी बटालियन में 39वीं गढ़वाल राइफल के दूसरी बटालियन में राइफलमैन है। राइफलमैन थे गब्बर सिंह। गब्बर सिंह स्मारक गब्बर सिंह स्मारक आपके चम्बा में दिसंबर 1925 में होता है। गब्बर सिंह का जो स्मारक है दिसंबर 1925 को गब्बर सिंह का जो स्मारक है ना, जहाँ पे 21 अप्रैल को मेला लगता है, चंबा में 21 अप्रैल को मेला लगता है, तो इसकी स्थापना कब होती है? स्मारक की स्थापना होती है आपके दिसंबर 1925 को गब्बर सिंह स्मारक की स्थापना होती है। इंद्रमणि बडोनी जी हमारे गांधी जी। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी हैं। इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को टिहरी गढ़वाल के जखोली विकास खंड में होता है। इंद्रमणि बडोनी के पिता का नाम सुरेशानंद जी हैं। इंद्रमणि बडोनी जी केदार नृत्य में कुशल नृतक थे। कुशल नृतक थे आपके केदार नृत्य में इंद्रमणि बडोनी जी। उन्नीस के गणतंत्र दिवस के परेड में केदार नृत्य किया था इंद्रमणि बडोनी जी ने। तात्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू जी भी झूम उठे थे 1956 में। बडोनी जी मीराबेन के कहने पर सामाजिक कार्यों में जुटे। बडोनी जी किसके कहने पर सामाजिक कार्यों में जुट गए थे? तो मीराबेन के कहने पर बहन बोलो बहन। मीराबेन के कहने पर सामाजिक कार्यों में कार्य स्टार्ट किया था इंद्रमणि बडोनी जी ने। 1967 में देवप्रयाग से विधायक चुने गए थे। देवप्रयाग जहाँ पे कौवे नहीं दिखाई देते ना, 1967 में देवप्रयाग से विधायक चुने गए थे आपके इंद्रमणि बडोनी जी। देवप्रयाग से विधायक चुने गए थे। लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस पर। इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म स्मृति में मनाया जाता है लोक संस्कृति दिवस। खतलिंग ग्लेशियर की खोज भी इंद्रमणि बडोनी जी को जाता है और सुरेंद्र सिंह पांगती को जाता है। सुरेंद्र सिंह पांगती और इंद्रमणि बडोनी जी को खतलिंग ग्लेशियर की खोज करने का जाता है श्रेय सुरेंद्र सिंह पांगती और इंद्रमणि बडोनी जी को। टिहरी जनपद के अन्य कुछ बिंदु हैं। प्रतापनगर का पुराना नाम क्या है? डांगधार। कौन सा धार? डांगधार है डांगधार। प्रतापनगर का पुराना नाम क्या है? डांगधार किसका पुराना नाम है? डांगधार प्रतापनगर का पुराना नाम है। रैंकागढ़ कहाँ पड़ता है? प्रतापनगर में रैंकागढ़ पड़ता है। रैंकागढ़ प्रतापनगर पड़ता है। गाजनापट्टी आपके प्रतापनगर में पड़ती है। रतनगढ़ नरेंद्रनगर के कुजड़ी में स्थित है। रतनगढ़ नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल में स्थित है। गाजनापट्टी प्रतापनगर में पड़ता है। मलेथापट्टी कीर्तिनगर में। मलेथापट्टी ज्वार प्रथा महिलाओं के संपत्ति अधिकार से संबंधित है। ज्वार प्रथा महिलाओं के संपत्ति अधिकार से संबंधित है। महिलाओं के संपत्ति अधिकार से कौन सी प्रथा संबंधित है? आपकी ज्वार प्रथा महिलाओं की संपत्ति से संबंधित है। सल्टावा प्रथा लड़का पैदा होने पर मामा के घर ले जाने वाली प्रथा को सल्टावा प्रथा कहते हैं। जब लड़का पहली बार मामा के यहाँ जाता ना, तो वहाँ पे सल्टावा प्रथा चलती है। सल्टावा प्रथा आपके टिहरी गढ़वाल में चलती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गंगपुरी बोली आपके टिहरी गढ़वाल में बोली जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगपरिया बोली आपके टिहरी गढ़वाल में बोली जाती है। गंगपरिया बोली। याद आली टिहरी फिल्म 2010 में बनती है। याद आली टिहरी 2010 में बनती है। उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्र नगर को कहते हैं। राज्य का सबसे छोटा नगर निकाय कीर्तिनगर है। सोनी भिलंग टिहरी में पड़ता है। सोनी भिलंग घाटी आपके टिहरी में पड़ता है। टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना 1920 में नरेंद्र शाह के समय होती है। 1920 में नरेंद्र शाह के समय होती है। कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन हल्द्वानी में होता है 1918 को। तारादत्त गहलोत इसकी अध्यक्षता करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगती है? मेरा प्रयास आपको कैसा लगा?
अगर आप थोड़ा सा भी आपका भला होता है इस वीडियो देखने से, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।